हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। चैप्टर नंबर 15 हम देख रहे हैं, जिसका नाम है फिजिक्स का 12th स्टैंडर्ड का हम चैप्टर देख रहे हैं फिजिक्स में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें हम 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं एटम 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 एटम। एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। ये सारी चीजें बचपन से हमें पता है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं। क्या आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किए इसके ऊपर सबसे पहली बात? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, किसी को याद है? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है क्या? उसके बाद प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टेन करके है, गोल्डस्टेन इन्होंने किया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया था वो भी बताओ, उन्होंने एटॉमिक मॉडल है उनका। ठीक है, इन्होंने कैनल रेस करके एक एक्सपेरिमेंट था जिसके ऊपर से प्रोटॉन के बारे में बताया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद है जेम्स चैडविक करके, जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, पता है क्या? पम्प्स इन द पेंडिंग करके। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आता है न्यूक्लियर का, ये 10th में था, 11th मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, फिर 9 से पूरा बता रहा हूं। ठीक है क्या? उसके बाद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, अल्फा पार्टिकल वाला डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, याद है क्या? ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में हमें एम्प्टी स्पेस मिलता था, राइट। एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस बोलते थे। ठीक है, 9th में ये सारी चीजें की है हमने। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर के लिए हम Z यूज करते थे, बराबर है। एटॉमिक मास नंबर के लिए हम A यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए हम कैपिटल M, जो A से लेकर Z तक कुछ भी आ सकता है। उसके बाद हमने देखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, देखा है क्या? स्टेशनरी ऑर्बिट वाला। ठीक है, mvr इज इक्वल्स टू क्या था फार्मूला? n h अपॉन 2 पाई वाला, राइट। ये सब बेसिक है जो 9 10 में आपके हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, पता है? nth ऑर्बिट ऑर्बिटल वाला rn इज इक्वल टू n स्क्वायर, पता है क्या फार्मूला? याद है 9 10 के फार्मूले? nth ऑर्बिट का फार्मूला rn इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, a नॉट की वैल्यू रहती है 0.53, पता है क्या? बोर्स रेडियस बोलते हैं उसको, a नॉट को, पता है? फिर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट देखा था हमने, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर eV। एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा था हम लोगों ने 1 अपॉन लैम्बडा। ठीक है क्या? रेबर्ग फार्मूला करके था। ये सारी चीजें हुई है हमारे 9 10th में। ठीक है, इसमें मिक्स अप रह सकता है सीबीएसई का आपका। ओके, ठीक है, बिकॉज़ आईबी बोर्ड में सारा आता है, आईसीएसई सीबीएसई सबका आता है, कचरा पूरा भरा रहता है। ठीक है, चलो, तो बेटा डीके में बेटा डीके को हम किससे मेन चीजें बता रहा हूं जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा से डिनोट करते हैं। बीटा डीके मतलब बीटा पार्टिकल, और गामा डीके मतलब गामा। ठीक है क्या? फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमने देखा था, जो इस बार भी देखना है हमें, n = n0 e टू पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, माइनस लैम्बडा टी करके एक फार्मूला था। ठीक है, जिसमें m0 क्या होता है? नॉट आया था इनिशियल समझने का हमेशा, क्या? इनिशियल न्यूक्लियर ऑफ न्यूक्लियर रहता है। ठीक है क्या? n मतलब न्यूक्लियर रिमेनिंग जो भी बचे। ठीक है, और लैम्बडा मतलब डीके कांस्टेंट। ठीक है, उसका हाफ लाइफ चलेगा t1/2। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, ये सारी चीजें जो है हमें इधर देखनी है। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब उसके पहले मैं बता दूं आपको डेल्टॉन के बारे में, जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, क्लियर है? यस। अब डेल्टॉन ने क्या बोला था, जिसको डाल्टन लिखते हैं लेकिन डेल्टॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टुवर्ड्स द चैप्टर। चलो, इनका पहला पॉइंट था, क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सर वो थॉमसन ने क्या डिस्कवर करा था? अरे सब बता रहा हूँ भाई, अभी तो इंट्रोडक्शन क्वार्टर में हूं मैं, आगे तो जाने दे। ठीक है क्या? थॉमसन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट पुडिंग मॉडल जो है ना, क्लियर है क्या? हां, करूँ आगे करूँ? यस। चलो ठीक है। डेल्टॉन के बाद में कौन आते हैं? इनने क्या बताया था डेल्टॉन ने? कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है क्या? एटम्स कंबाइन टू, जितने एटम्स कंबाइन करोगे तो एक सब्सटेंस बनेगा। जैसे सीमेंट की बोरी है तुम्हारे घर पे, तो उसमें छोटे छोटे सीमेंट का पाउडर है। ठीक है, उसको ऐसा ठंडी में पानी में रखो तो दगड़ बन जाता है, वो क्या होगा? सब्सटेंस हो गया, बरोबर है? क्लियर है? ब्रिक से चिपका तो छोटे छोटे पार्टिकल उसके तो जुड़े हो जाती है, मतलब क्या एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्लियर है क्या? ये डाल्टन के थ्रू उठा था हमारा। ठीक है,
उसके बाद थॉमस एटॉमिक मॉडल, जो थॉमसन बोल के जिसको हम बोलते हैं, थॉमस या थॉमसन, ठीक है, जिन्होंने भी एक मिनट यार आते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल की तरफ, ठीक है। अब थॉमसन ने क्या किया था वो देखना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, TAM, ठीक है, क्लियर है क्या? अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, ठीक है, उन्हीं को जे थॉमसन करके हम जानते हैं, ठीक है, मे बी 1897 में उन्होंने लगा था, ठीक है, क्लियर है क्या? तो 1897 में उन्होंने जब शोध लगाया था, उन्होंने उसके ऊपर क्या होता था, परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। 87 है क्या? हो सकता है 10 का गैप हो सकता है, अभी इतना याद नहीं रखता मैं, मुझे इतने स्ट्रांग चुले में इतना मैं चंट चालाक नहीं हूं ना, उतना नहीं रहता, 10 का 19 इतना तो बताया, 18 से समथिंग कुछ तो भी था, ठीक है। बाय मिस्टेक 1887 वहां पे लिखा हुआ, मैंने 97 बोल दिया, सॉरी माय बैड। कमिंग टू द टॉपिक, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है क्या? अब जे थॉमसन इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, परफॉर्म किए थे सेवरल एक्सपेरिमेंट विद ग्लास एंड वैक्यूम ट्यूब, किसके साथ किए थे, वैक्यूम ट्यूब और ग्लास के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल बताया था, ठीक है क्या? और एटम आर डिस्ट्रक्चरेबल उन्होंने बताया था कि उसको तोड़ के डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने जब वो ग्लास के साथ और वैक्यूम ट्यूब के साथ में जब एक्सपेरिमेंट किया था, उनको एक रे मिली, ठीक है, तो वो रे पॉजिटिव नेगेटिव से डिफ्लेक्ट हो रही थी, क्या हो रही थी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है क्या? आई चलो ठीक है क्या? तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, टर्मिनल है ऐसे, तो ये रो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है क्या? तो नेगेटिवली चार्ज रेज होगी तभी पॉजिटिव की तरफ जा रही, क्लियर है क्या? तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया अपना वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन सर एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या है, तो डाल्टन सर के एक्सपेरिमेंट के बाद और थॉमसन सर के एक्सपेरिमेंट में कुछ नए नए साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने भी उसके ऊपर क्यूरियोसिटी हुई होंगी। अगर मैंने बोल दिया कि कुत्ते के बच्चे को बकरी का पिल्ला हुआ है, तो तुमको भी एक्साइटमेंट रहेगी ना देखने की ऐसा ऐसा, और वो टाइमिंग पे भी थोड़ा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट वगैरह, रेस ऐसे कैसे हो गया यार, नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ कैसे जा रही, नेगेटिव वाले तो नेगेटिव की तरफ जाने चाहिए, सामाजिक परिवर्तन जो हमारे यहाँ की मेंटालिटी है कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, राइट? उसके साथ तो वहाँ पे भी उस जमाने में क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी। तो कुछ लोग हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें से एक जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एक्सपेरिमेंट था वो ये था, इसका नाम है ग्रीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। क्या है? ग्रीगर मार्सडन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आर तो है ही, बट वो ऐसे ही प्रोनाउंस करते, ठीक है, ग्रीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चलेगा क्या? अब इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर एक डायग्राम है, दिख रहा है क्या? हाँ, कैसे डायग्राम अच्छी है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अच्छी का डायग्राम, यस, आइटम इजी है ये आपका डायग्राम के प्यार में डूब गया मैं। धीरे धीरे डायग्राम से प्यार होता है। अरे लाइट, चलो ये जो थे ग्रीगर मार्सडन, ये कौन थे? एक कलीग थे, किसके? रुदरफोर्ड के, ठीक है, कलीग थे। तो उनके थ्रू वो कलीग, मतलब अभी तू जैसे इसका कलीग है, अभी ये कुछ कर रहा है तो तू रह गई ना उधर देखने के लिए कि भैया कैसा हो गया, पहले तू ही देखने जाएगा, राइट? ठीक है, तो वैसा इधर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा वहां पे, ये द कलीग ऑफ रुदरफोर्ड एंड ही सॉ दैट कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्ट। क्या देखा उन्होंने? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टली पास हो रहे थे, ठीक है, छोड़ा अल्फा पार्टिकल। एक एक्सपेरिमेंट कोलिमेटर के थ्रू, ये इसको कोलिमेटर बोलते हैं, ठीक है, कोलिमेटर, इसका काम क्या रहता है, किसी भी रे को स्ट्रेट लाइन में लेके जाना, ठीक है, क्लियर है? ये जो है ये गोल्ड फॉइल है हमारी, ठीक है। गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड फॉइल पता है क्या होता है? पतली सी फॉइल पता है क्या होता है? वो ये ठीक है? गोल्ड, तुम लोगों ने वो चमचम ये खाई होगी ना, काजू कतली, उसके ऊपर सिल्वर कलर का फॉइल लगाते, ठीक है, वैसा ही पतली लेयर ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड फॉइल हो गया,
ठीक है, एकदम गोल्डन फॉल भी लगाते हैं वो, पता होगा तुमको, ठीक है। वो सोने का छोटा सा ऐसा तोड़ तोड़ के मार के हथौड़े मार के उसका पतला फॉल एकदम थिन लेयर वाला, ठीक है, वो गोल्ड फॉइल है। उस जमाने में गोल्ड सस्ता था, तो एक्सपेरिमेंट उस पे किया हूं, ठीक है। एक एकदम ट्रांसपेरेंट गोल्ड की शीट ली, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कितने पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दिया हुआ है उनको, ये क्या है, डिटेक्टर, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए, ठीक है, और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे इधर इधर, ठीक है, क्लियर है। सर कैसे जा रहे हैं, जा रहे आ रहे, रिटर्न आ रहे, ठीक है, एंगल्स क्रिएट कर रहे, ठीक है। तो फिर उनको पता चला कि अरे यार ये थ्योरी तो थॉमसन के मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है ना। थॉमसन ने क्या बोला था, एटम ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सर्कल, उसमें न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर इस एटम में मैं अलग 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 अल्फा पार्टिकल भेजूं, क्या होगा, तो ये सारे के सारे आर पार जाने चाहिए, एज पर द जे फंक्शन, यस, बरोबर। बट ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर क्यूरियोसिटी किसके दिमाग में पड़ी होगी, गागा माधरन की तरह, ठीक है, नहीं तेरे अंदर तो बड़ी नहीं, ठीक है क्या। तो फिर उन्होंने खुद का मॉडल दिया जिसको बोलते हैं गार्गर मार्गर एक्सपेरिमेंट, गुजराती देखे सॉरी, ठीक है, मार्गर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है क्या। अब उन्होंने बताया उसमें कि वेरी वेरी फ्यू हैव थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बोला उन्होंने, वेरी वेरी वेरी, टू टाइम्स वेरी वेरी, ठीक है, फ्यू हैव थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो क्या दिया, थीटा इक्वल्स टू 180 फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, क्लियर है क्या। और अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्ट करके बोला, ठीक है। अब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ था, उन्होंने एज द रिजल्ट ऑफ जीएम एक्सपेरिमेंट, हम शॉर्ट में बोलेंगे उसको, किसको, मार्जन वाले को, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन मॉडल, ठीक है। क्यों नहीं, पहला पॉइंट, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या लिखोगे, रिजल्ट ऑफ जीएम एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus, ये तो करेक्ट है, बट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ये मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको, ठीक है, 9th में भी देखा है। सो न्यूक्लियस हैव ऑल पॉजिटिव चार्जेस एट 99.9% ऑफ मास, क्लियर। अब 99.9% मतलब डेटॉल भी 100% नहीं मारता कि टन, वही, ठीक है। तो उनका बोलना क्या था, एटम है भाई, इसके न्यूक्लियस है, बरोबर क्या, न्यूक्लियस मतलब ऑल पॉजिटिव, इसको ऐसा बड़ा न्यूक्लियस करता हूं, ठीक है, ये न्यूक्लियस, और इसके आजू बाजू में जो घूमेंगे वो, ये क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज, ऑलमोस्ट मतलब फुल चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है क्या, उसको भी 99.99% पकड़ो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है क्या। तो एटम को ऐसा पकड़ूंगा तो ही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज होंगे क्या। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी दिख रहा है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली बाहर निकलेंगे, ठीक है। अगर कोई हेलियम पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, छोटा छोटा एकदम, ये है हेलियम पार्टिकल्स, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा, तो ये इधर जाएगा क्या, इधर जाएगा, ऐसा जाएगा क्या आर पार, नहीं, इधर जाएगा, बरोबर, रिपेल होगा, ठीक है। ऐसा अगर गया तो इधर में जाते हुए इधर जाएगा, ठीक है। बट न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो अनडिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड, इधर जाएगी तो डिफ्लेक्टेड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा वापस, समझ में आएगा। इसकी बात कर रहे थे, और कुछ का अगर हेड ऑन कोलिजन, वो हेड ऑन मतलब हेडशॉट डायरेक्ट, ये मारा वापस डायरेक्ट न्यूक्लियस आ जाएगा रिटर्न, ठीक है, क्लियर है क्या। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड फॉइल, ठीक है, समझ में आ गया थॉमसन का और इनका जीएम एक्सपेरिमेंट का, क्लियर है।
अब डिफिकल्टीज क्या आ गई थी विथ रुदरफोर्ड मॉडल, क्यों ये जीएम वाले हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग क्यों आ रहा है, क्लियर, वो देखते हैं। अब रुदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, एक अधिक चार्ज एक्सेलरेशन में होगा तो एनर्जी इमिट करेगा। अरे कोई भी चार्ज एक्सेलरेशन में रहेगा, मैं एक्सेलरेशन में हूं तो मेरी एनर्जी इमिट होगी ना, होगी, अगर होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगा फिर, उनका लिमिटेशन दिया था मैक्सवेल ने, क्या दिया था, वो तुम्हारा वो मैक्सवेल नहीं, ठीक है ना, तो जाओगे उधर आरसीबी की तरफ, ठीक है, नेशनल साइंटिस्ट के लिए बोल रहा हूं। मैक्सवेल ने क्या बोला था, एक्सेलरेटेड चार्ज यूनिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या बोला था, एक्सेलरेशन चार्ज यूनिट इमिट्स क्या, इमिट्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है क्या, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक्सेलरेटेड चार्ज यूनिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है, क्लियर। फिर सामने क्या हुआ, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा करके है, तुम्हें एक टॉपिक दिख रहा है क्या, नहीं है ना? है, दिखाओ अच्छे से, देखो आंखें फाड़ के है, एक डायग्राम भी होगी वहां पे यूवी वाली, है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डायग्राम, बारकोड हाँ है। बारकोड जैसे दिख रही होगी, ठीक है, काला काला होगा, एक रेड से ब्लू लाइन, मेरे इसमें तो तुम्हारे इसमें तो होगी भाई, है क्या, यस चलो, तो उसमें क्या होता है देखो, दो रेड, एक ब्लू, एक रेड, बरोबर, पिंक, अरे पर्पल, पिंक नहीं है ना, समझ नहीं, रेड पकड़ना है उसको बाद वो ग्रीन है ना, हम्म, ग्रीन काला अरे पीली पकड़ो, ब्लैक, हाँ ब्लैक, मजदूर ठीक है, ब्लैक वो नंबर नहीं लिख रहा मैं अभी जो दिए उसके नीचे, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है पहले ये समझो, चलो ये केला है, मतलब खा लिया मैंने ऑलरेडी, बट समझो ये केला है, ठीक है, ये केला मैंने खा लिया, बायोलॉजी की तरफ जा रहा है, न्यूट्रिएंट खाया मैंने, अब ये किस किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, क्लियर है। अगर ये सारे मैंने खा लिए, सब खाया, ठीक है, ये किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, बरोबर। तो अगर मैंने ये सारी चीजें खा के मैं अगर जिंदा हूँ, तुम लोग जिंदा हो, तुम भी खाते हो ये सारी चीजें, ठीक है, तो मेरी बॉडी किससे बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी है, हाइड्रोकार्बन जिसको हम बोलते हैं, बरोबर, क्लियर है। मतलब क्या है, जे मैं ले रहा हूँ, जो जो मेरे पास है वही मेरे पास है, वही मैं खा रहा हूँ, वही मेरे पास आ रहा है, ठीक है क्या। बट अगर कोई मर गया, अभी भजन के लिए जा रहे हैं, अगर कोई जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो गई, मर गया, वो अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो उसके सराउंडिंग में क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो स्पेक्ट्रा मतलब क्या, अभी इसका ये इतना समझ गया, जो खा रहे हैं वही मिल रहा है, हाँ जो रेडिएशंस आ रही है तुम्हारी तरफ, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन आएंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम सुना होगा तुमने, पता है क्या वर्ड स्पेक्ट्रम, पता है क्या, बताओ, स्पेक्ट्रम तुमने कलर देखे होंगे स्पेक्ट्रम के, अलग अलग कलर दिखते थे, रेड, ब्लू, तुमने ये देखा है धनुष्यबाण, क्या बोलते हैं, धनुष बोलते हैं उसको। हाँ रेनबो, रेनबो, अबे मेरे को नहीं पता था ना, ठीक है क्या, सिंपल एंड क्लियर वर्ड में स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, अलग अलग रंगों का एक मिक्सचर, नहीं, अलग अलग रंगों में टूट के बिखरा हुआ कुछ जो हम देखते हैं, ठीक है। किसी की पेंटिंग है, प्रॉपर ऐसे मस्त पेंट किया, ठीक है, पानी फेंक दो उसके ऊपर, क्या होगा, स्पेक्ट्रम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
कोई के देखो तुमने पेंटर देखे होंगे ऐसे भक्का भक्का कलर फेंक के मारते हैं तस्वीर पे, बरोबर, और फिर हाथों से कर रहे, तो हाथों के करने से पहले भक्का भक्का कलर फेंक के मारे वही देखो क्या रहता हो, इमेजिन स्पेक्ट्रम ही है, ठीक है। इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने कलर के पूरे ले और फेंक दी शीट, क्या हो गया, वो स्पेक्ट्रम हो गया, Yes. बराबर क्या। जैसे कि अलग अलग कलर फैल जाना हर तरफ, जैसे कि इंद्रधनुष में कलर फैल जाते हैं बट वो प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं, बट एक दूसरे में मिक्स होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है। स्पेक्ट्रम की वजह से ही हम दो कलर को मिक्स करके तीसरा कलर बनाना सीखे, एक्चुअल में ये फिनोमेना है, ठीक है क्या, तो ये भी याद रखो, ठीक है क्या। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, लाइट का कलर सेपरेशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, लाइट का कलर सेपरेशन, ठीक है, या फिर डिस्पर्जन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, दो अब यहाँ पे है नहीं, मैं बता देता हूँ मैं। एक आता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉलेट, रॉय जीबी, आईवी, ऐसा हम बोलते थे, ठीक है, ये सारे कलर्स के शॉर्ट में लेटर्स, ठीक है क्या, उनके बीच में कोई गैप्स नहीं रहेगी, ठीक है, और सोर्स क्या रहेगा, व्हाइट लाइट रहेगा, क्या रहेगा, व्हाइट लाइट, ठीक है क्या। तो इसके तरफ से क्या मिलेगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा मेरे को, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होती है, गैप होती है, नॉन कंटीन्यूअस होता है वो, इसलिए डिस वर्ड यूज किया गया है, ठीक है क्या। इसमें स्पेक्ट्रम में गैप होती है, ठीक है, तो उसमें भी दो टाइप होते हैं, क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा एक आता है, उसका नाम रहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लेकिन उतने डिटेल में अपने को जाना नहीं, अपने काम का नहीं, ठीक है क्या। वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, लैमिन आता है, बाल्मर आता है, ब्रैकेट आता है, और एक आता है पैसेंज आता है, ठीक है। लैमिन मतलब क्या है, रीजन देखा था यूवी लाइट, पता है तुमको, वही होता है लैमिन मतलब, ठीक है, क्लियर है, चालू है क्या, अबे यार सॉरी इतना डिटेल में नहीं पता चलो कहां पे आ गए अपन, हाँ, यूवी लाइट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ओरा देखते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर की वेवलेंथ देखें, ये अलग अलग कलर देख रहे हो तुमको इसमें, ठीक है, इसकी वेवलेंथ भी अलग रहेगी, ठीक है, वो जो नीचे में लिखी हुई है, ठीक है क्या। इसके आगे भी बहुत सारे हैं, इतना टाइम है नहीं अपने पास इतना सब कुछ बताते बैठे। तो मेटालिक ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा रहेगा, अभी मैंने बताया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, जिसमें गैप नहीं रहेगी, ठीक है क्या, और जिसमें गैप रहेगी वो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है, क्लियर है। तो मेटालिक ऑब्जेक्ट जितने में रहेगी उसमें कौन सा स्पेक्ट्रा रहेगी, कौन सी स्पेक्ट्रा रहेगी, कंटीन्यूअस, हाइड्रोजन गैस में लाइन स्पेक्ट्रा रहेगी, जिसको डिसकंटीन्यूअस बोलेंगे हम, ठीक है क्या, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में कौन सी रहेगी, लाइन स्पेक्ट्रम। उसके बाद और थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे तुम, इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो रहती है वो डिवाइड रहती है, ठीक है क्या, ग्रुप में, किस पे रहती है, ग्रुप, तो यू कैन से स्पेक्ट्रल लाइंस आर डिवाइडेड इन अ ग्रुप्स व्हिच इज कॉल्ड एज सीरीज, क्या बोलोगे, सीरीज कॉल्ड एज, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जो मैंने बताया तुम्हें, लाइमन बताया, बर्नर बताया, स्पैचन बताया, ब्रैकेट बताया, और पी फंड एक आता है, ठीक है क्या, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे सारे के सारे, ठीक है, यस, ठीक है क्या। उसके बाद दिया है आपको सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइंस का, दिख रहा है और एक डायग्राम, लाइमन, बाल्मर, स्पैचन का सीरीज में, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो कैसे होते हैं ये भी पता चल गया ना, रॉय, बीजी, आईवी, याद रहेगा, रे, वॉलेट, एलो, ठीक है, रेड, वॉलेट, एलो, याद रहेगा क्या, यस यस, व्हाइट लाइन के थ्रू कंटीन्यूअस, ठीक है, यस, व्हाइट लाइट नॉट लाइट, ठीक है। लाइन, So, as we go, what we can say in the atomic spectra, as we go towards the shorter wavelength, पहले पॉइंट बोल रहा हूँ वो याद रखना, लिखने से पहले वो पॉइंट लेना, as we go toward the shorter wavelength, the separation between the successive lines decreased. अब इस डिक्रीजन को ही हम 1 upon lambda से शो करते हैं, किससे, 1 upon lambda, तो ये क्या हो जाता है, r is equals to 1 upon n2 minus 1 upon n1, क्या हो जाता है, 1 upon m2 minus नहीं, n square होता है, सॉरी, ठीक है, ये नहीं है ना, हाँ ये, ठीक है क्या, क्लियर है। अब रुदरफोर्ड मॉडल्स कैन नॉट एक्सप्लेन देम कि वो कैसे हुआ था, ठीक है क्या, इसी को हम डायरेक्टली बोलते हैं कि लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon m, क्या बोलते हैं, lambda प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, ठीक है, इनवर्सली होगा, इनवर्सली, सॉरी, क्लियर। उसके बाद में आपको सीरीज दी है, डायग्राम में दिख रहा है क्या,
लाइमन दिए ऊपर, बार्मर दिए उसके नीचे, फिर पैशन दिए, दिख रही है? ठीक है, उसका क्या बोलना है? वहां पे देखो पहले लाइन है, फिर थोड़ी डिफ्लेक्शन लाइन है, दूर दूर है, फिर तीसरी बहुत दूर है। तो जैसे जैसे शॉर्टर डिस्टेंस तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव लाइन डिक्रीज होगी क्या? होगी क्या? पहले है 90 नैनोमीटर, फिर 100 नैनोमीटर, फिर 110 है, फिर 120 है। क्लियर है? समझ में आ गया उसका पॉइंट क्या था? अब रुदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन देम कि ये कैसे सेपरेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए अपने जीएम भाई ले, ठीक है? ठीक है क्या? अगर मैं लाइट डाल रहा हूँ, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ इमिट हो रही है, ये रुदरफोर्ड जी नहीं बता पाए, उसका आंसर नहीं था इसलिए आए थे, ठीक है? तो फिर इसका आंसर जीएम वाले ने दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, तो फिर आए अपने बोर्स मॉडल वाले सर। कौन आए? बोर्स। उसके बाद हमें देखना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट कौन से क्या देखने हैं? 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटम। चलो आते हैं बोर्स की तरफ। देखो उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल है, ठीक है? 3 पोस्टुलेट देखने हैं। एक एटम है मेरे पास, ठीक है क्या? इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे इन्होंने, ठीक है? इसमें ऑर्बिट डिफाइन किया उन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में। बोर्स ऑर्बिट जो बोलते हैं ना, एनथ ऑर्बिट वगैरह, Yes, ये yes. बोर्स सर ने दी होगी, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन सब गोल गोल घूम रहा है ना, हाँ। तो ऐसा नहीं कि ये इनडिसिप्लिन इंसान है, ठीक है? इसके कुछ ऑर्बिट्स रहते हैं, बरोबर? अभी तक के जैसे लोगों ने बताया उसके हिसाब से ये बहुत नालायक बच्चा था इलेक्ट्रॉन, राइट? यस। मतलब किधर भी जा सकता है बोल रहे थे, लेकिन नहीं, बहुत डिसिप्लिन इंसान था, ठीक है? तो ये बरोबर अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, ठीक है? ये ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे, तो बोर्स ने क्या बोला था कि जिसमें एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्या रहेगा? क्या रे? कितना होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, किसमें घूमेगा? जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h/2, ठीक है, h/2, इसे इससे निकालते हो फॉर्मूला से, तो उसी में घूमेगा, ठीक है क्या? उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो में जाता है, जब लो में रहता है तब जाके वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है? इसने बताया हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल लगता है, ठीक है? क्लियर है? अब उनकी थ्योरी है वो देखते हैं, ठीक है? शॉर्ट में उनके हिसाब से ये न्यूक्लियस है मेरा, ठीक है? तो ये एक ऑर्बिट बना रहा हूं, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, बट 2 हो गया, बट इसमें नहीं घूमेगा, इसमें नहीं घूमेगा, ठीक है? इधर घूमेगा बट इसमें नहीं घूमेगा, क्योंकि इसमें h/2 पाई नहीं है, ठीक है? h/2 पाई होना चाहिए, ठीक है क्या? ऐसा बोलना था किसका? बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है क्या? क्लियर है? बैलेंसिंग कंप्लीटिंग, बैलेंसिंग कंप्लीटिंग, ठीक है? आप बोलते हैं ना कि ऑर्बिट का बैलेंस कंप्लीट होना चाहिए, बोलते हो क्या? क्यों बोलते हो? बोलो, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। रोटेशन कंप्लीट करना, वैलेंसी, बोलो। रोटेशन, वैलेंसी या पर लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होना चाहिए। लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होना चाहिए, नहीं बे, बीच में एनी जो सब्सटेंस के कंपाउंड है उसका ऑर्बिट, उसको h बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? h बार। h/2 पाई मतलब क्या होता है? h बार होता है। क्या होता है? h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और 2 पाई क्या है? सर्कुलर मोशन का फैक्टर है, ठीक है? सुन लो अभी उसके बारे में पहले, तो बाद में कुटुक कुटुक करूंगा। क्या करते हैं? थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा 5 मिनट, ठीक है? समझो पहले, समझना इंपॉर्टेंट है। h/2 पाई कहाँ से आया? उसकी सब h की वैल्यू कितनी होती है इसमें? 6.63 into 10. वेरिएंटली ऑर्बिट के हिसाब से रहती है, 1 से लेकर स्टार्ट होती है, ठीक है? रोटेशनल रहेगा, वेव रहेगा और एंगुलर में रहेगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो बोला गया है h/2 पाई वो यूज होता है इसमें mgr = n of h/2 पाई, ठीक है? जिसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है,
ठीक है, या फिर इतना ही हो सकता है। एक क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक रूल था बच्चा, जिसके हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको 2 पाई से डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट बनाते हो, ठीक है, क्या जिसे h बार कहते हैं हम लोग, ठीक है क्या, और क्वांटम फार्मूले में h ज्यादा इजी और नेचुरल लगता है अपने को अभी तक के, राइट। h की वजह हमने लास्ट में मेरे को नॉर्मल लग रहा था h हर इसमें, इसलिए हमने h लिया वहां पे, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट क्या बोल रहा था मैं, कहाँ गया मेरा चूचू? फर्स्ट ठीक है, तो दूसरे इसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी। तो जो मैक्सवेल ने हमें बोला था कि जिन्होंने वो निकाला था वहां पे डिफिकल्टी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद डी ब्रोग का आता है, ठीक है, डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला बैलेंस, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट रहेगा तो एनर्जी ज्यादा, और यहां से जंप करके यहां तो कम, ठीक है। इधर ज्यादा, इधर कम, इधर कम, इधर कम, इधर कम, ठीक है। अब एनर्जी वापस इमिट करना पड़ेगा, तो यही एनर्जी यहां से इमिट जो होती है वही उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। वही रेडिएशन फैला रहा है बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वही दिया है आपको, ठीक है। क्या दिया है, पढ़ो इसको। आरएन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम NH/2 थर्ड, ये एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं उसको, ठीक है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी से तो फोटोन मिल रहा है h न्यू, सॉरी यार v बोल देता हूं, h न्यू मतलब फोटोन का फार्मूला इज इक्वल्स टू h न्यू, पता है क्या? क्लियर है? कितना समझ में आ गया? 3 पोस्टुलेट समझे? चलो, तो अब उसका थियोरेटिकल प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता नहीं हूं, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओरली आपको बता रहा हूं, तो आप लिख लेना। सबसे पहला क्या, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, फर्स्ट लाइन इज क्लियर, उसमें घूम रहे हैं, मैंने 3 बार स्ट्रक्चर निकाल के बताया आपको। So the radius of the orbit of an electron can only take certain fixed values such that the angular momentum of the electron in this orbit is an integral multiple of h by 2 pi। बोला था मैंने ये h क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, where h is a प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है क्या। उसके बाद an electron can make a transition from one of its orbit to another orbit, जा सकते हैं ना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, having lower energy, बरोबर क्या। in doing so it emits a photon of energy equals to the difference in its energies in two orbits। क्लियर है? क्लियर है? जो मैंने बताया वो भी यही मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, सेम पॉइंट्स है, कुछ नया पॉइंट है क्या उसमें, ठीक है। उसके बाद एक पोस्टुलेट है सेकंड में, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसा रहता है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के लिए पोस्टुलेट है सेकंड वाला। अगर किसी रेडियस में घूम रहा है तो उस रेडियस की क्या वैल्यूएशन आएगी, ये हमें दिया है, क्या था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स दिया है आपके इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट की अगर बात करें तो उसके थ्रू अगर हम गए तो Rn इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई, क्या दिया हुआ है, MEZ E का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखते हैं A0 n स्क्वायर। ये मैंने बता दिया A0 मतलब क्या होता है थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, याद है? इसको याद है क्या? बताओ A0 क्या होता है, A0 इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, बताओ। A0 की वैल्यू बताओ। Course radius। करेक्ट। 0.5 कैसा होगा तेरा 0.5 0.5 क्या लिखा हुआ था वहाँ पे चालाक है, यहाँ से फटक से निकाल लिया, तो है क्या वैसे, ठीक है क्या। तो बोर्स रेडियस के हिसाब से Rn क्या हुआ वेदांत फिर, A0 n square।
ठीक है, क्लियर है कि ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इधर सेकंड इधर दोनों है इसमें, ध्यान से देख पोस्टुलेट जो मैंने 3 लिखे थे, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, R1 इज इक्वल्स टू 0.053, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है क्या, इज इक्वल्स टू A0, क्लियर है, ठीक है, Rn मतलब रेडियस ऑफ nth बोर्थ, यहाँ पे R1 रहेगा तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्थ, ठीक है, याद रहेगा। चल उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, दिख रहा है, अबे दिख रहा है क्या, हाँ जोर से बोलो, हाँ गुड, दिख रहा है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके टॉपिक है हमारा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ द इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या। अब En को हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल एनर्जी, क्या लेंगे हम, En इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, और इसमें क्या बोला है, पहले क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड En इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, En इज द टोटल एनर्जी बोला है, ठीक है, किसकी, nth ऑर्बिट में, क्लियर है क्या, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें देखना है आगे, ठीक है, एक डायग्राम है, ठीक है, समझो भी क्या है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है, एक ऐसा ही अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है, मतलब उसकी टोटल एनर्जी ऑफ क्या रहेगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने वहां पे देखा था क्या, हाफ m के साथ में क्या जुड़ा था, MEVN का स्क्वायर था, बराबर है, फर्स्ट इसमें न्यू, ठीक है, प्लस इधर Z माइनस में जाएगा, पोटेंशियल है ZE² अपॉन 4 pi not 4 पाई नॉट Rn, ठीक है क्या, Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, याद रहेगा क्या, तो टोटल एनर्जी En इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, En माइनस में डालो सबसे पहले, प्लस माइनस माइनस हो गया, Me माइनस Me Zn Z square Z square e टू द पावर 4 हाँ ठीक है, ओके, अपॉन 8 E naught square H square N square e नॉट स्क्वायर H square N square s स्क्वायर n स्क्वायर, अच्छा ठीक है, क्लियर है। तो टोटल मेरे को En क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, इसकी एक वैल्यू दी है आपको, देखो क्या दिया है, 13 माइनस 13.6 Z square by N square z स्क्वायर अपॉन, N square क्लियर है क्या, EV ठीक है। अब ये कहां से आई है, कैसे आई है, मैं बता रहा हूं, इन दोनों का एडिशन से मुझे experiment एक्सप्रेशन मिला, ठीक है क्या, और इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है z है, E है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट s स्क्वायर n स्क्वायर, इन सब की वैल्यू डालने के बाद ये आया है, ठीक है, माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने z इक्वल्स टू 1 डाल दिया तो हाइड्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, hydrogen हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रहेगी, 13 माइनस 13.6, क्लियर है क्या, क्लियर, फर्स्ट देखो वो डायग्राम में लिया है, n इक्वल्स टू 1 दिख रहा है, Z equals Z है Z z इक्वल टू 1, सॉरी, अगर n के साथ में मैंने 1 डाला तो भी 13.6 सेकंड ऑर्बिट रहेगा, तो n के साथ में 2 रहेगा,
तो -13.6 वहां पे तो 1 है, डिवाइड बाय n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो आएगा E इज इक्वल टू -3.4 eV है, ठीक है, लिखा है वहां पे डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है। अब माइनस क्यों मिल रही है एनर्जी, कोई बताएगा? नीचे आ रही है। नीचे है ना नेगेटिव साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है न्यूक्लियस से, प्लस माइनस इज माइनस, ओके, याद रहेगा। हर इसका माइनस में ही आएगा, किसी की वैल्यू में पॉजिटिव नहीं मिलेंगी, जीरो छोड़ के, जीरो को नो साइन रहता है, ये भी पता होगा तुमको, राइट? ठीक है क्या? एक डालोगे तो E इंफिनिटी तक आएगा और N भी इंफिनिटी तक आएगा, जैसे वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है किसमें कौन सी वैल्यू डालना है, ठीक है। लेमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट यूवी रहता है, दूसरा बाल्बर में विजिबल रिजर्व रहता है, थर्ड इसमें स्पेशल में उसको पास्चल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया? उसमें किसी कोई कंफ्यूजन है? पक्का? एनीवन? क्लियर है सब? चलो सबसे पहले भी डायग्राम अंडरलाइन चालू करो, कभी कभी 1 मार्क के लिए आते हैं। पेज नंबर 328 पे 15.6 वाला जो एक्सप्रेशन है -13 पॉइंट वाला, उसके नीचे एक दिया है, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n is equals to 1 which has the minimum energy is called as ground state। इसको करो मार्क। कौन सा वो है ये वाला 15.8 जो दिया है, En is equals to -13.6 z square upon n square ev वाला दिख रहा है पेज नंबर 328 पे, डायग्राम के ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे दिख रहा है। उसके बाद जो नीचे दिया है उसके ऑर्बिट्स विच हायर वैल्यूज ऑफ एयर एंड देयरफॉर हायर वैल्यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट बढ़ रहा है, उसकी वैल्यूज ऐड ऑन हो रही है, दिख रही है क्या? दो कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में उसके नीचे और डायग्राम के द एनर्जी लेवल्स come closer and closer as n increases and their energy reaches limiting value of 0 and goes to infinity. The energy required to take the electron from the ground state to excited is called as excitation of energy of an electron in that state, okay? उसको भी कर लो, just because of one thing। कब होगा वो excitation of energy? जब ground से किस में जाएगी वो? ground से कहाँ पे जाएगी? excited state में जाएगी, ठीक है क्या? चलो उसके बाद ये आयनाइजेशन वाला है, उसको भी मार्क करो, उसको भी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, लिखा है क्या? इन ऑर्डर टू रिमूव वाला, हाँ। और ये फार्मूला याद रखना, ये रेबक फार्मूला, ये आता है डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। उसके बाद जो मेरे को बताना है, जो मैंने मार्क करने को बोला था उसमें है एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी एंड बाइंडिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। दो टॉपिक्स है हमारा, एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी एंड बाइंडिंग ऑफ एनर्जी। तो एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी के लिए देखो वहां पे जो दिया हुआ है उसको अपने इसमें थोड़ा कन्वर्ट करके, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब एक्साइटेशन बढ़ रहा है, एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या। और बाइंडिंग ऑफ एनर्जी मतलब क्या? द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटम इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी द गिवन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम टू सेट अप, क्या सेट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है क्या। उसको क्या बोलेंगे हम, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है क्या, क्लियर रहेगा। फिर उसके बाद में आते हैं डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट पे, जिसको डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन हम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। लिमिटेशंस उसके 3 पॉइंट दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया है, बट एक बार फिर से बता दो, स्पेक्ट्रम वाला है, ठीक है। चलो लिमिटेशंस के लिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, हाँ वही है 3। क्या बताने को बोल रहे हो? वो डेरिवेशन बोल रहा हूँ, कौन सा डेरिवेशन? वो राइनबर्ग कांस्टेंट RH वाला, RH रेबक कांस्टेंट का रेबक पोस्टुलेट करिए ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया हो, n² वाला पहले मैं बता चुका, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। इवन थ्रू both models seems to be explain hydrogen spectrum, it had a few shortcoming which are listed below, ठीक है। हमारे पास में 3 पॉइंट दिए मेन में, ठीक है। अब
अंग्रेजी वाला तुम पढ़ो, उसको मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपको, ठीक क्या है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट लिमिटेशन में याद रखना कि ओनली हाइड्रोजन एटम ही एक्सप्लेन कर सकता है बोर्स मॉडल को, ठीक है चलेगा। तो बोर्स का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम सही एक्सप्लेन करता है। कौन सा? बोर्स वही दिया हुआ है तुमको, ठीक है। बाकी एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करता, क्लियर है, या फिर नहीं कर पाता, ऐसा बोल सकते हो। सेकंड दिया है लाइन कंपोनेंट को एक्सप्लेन नहीं करती, होती है क्या लाइन कंपोनेंट एक्सप्लेन, सेकंड पॉइंट में वही दिया है, ठीक है। हमने देखा था लाइंस में दूरियां ज्यादा आ रही थी, मल्टीपल पार्ट्स में फाइन प्रोडक्ट हुआ था, मैंने डायग्राम के तुम बताया था तुमको, याद है, ठीक है क्या। सो हाइड्रोजन के कुछ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, और भी कैसे, हाँ हाइड्रोजन के कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो मल्टीपल पार्ट्स मतलब कि फाइन स्ट्रक्चर में दिखाई देती है, ठीक है। तो बोर का मॉडल क्या होता है, उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। जो लाइन दूर हो, फाइन हो, मल्टीपल टाइम्स आ रही हो, ठीक है क्या। उसके बाद थर्ड अगर हम पॉइंट देखेंगे तो उसके हिसाब से लाइन इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। देखो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द intensities of the emission of the line seems to be differ from the line to line and the Bose model no explanation for that. And also third point देखो, on the theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it arbitrary assumed, actually यहाँ पे 4 पॉइंट होने चाहिए थे, मैं जो बता रहा हूँ याद रखो, 3 पॉइंट में घुसेड़ दिए उन्होंने। थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने, लाइन इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं करता, इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन इंटेंसिटी, डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिखे तो भी चलेगा, बट उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक्सप्लेन में क्या लोगे, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगी, ठीक है, ब्राइटनेस या फिर ब्राइटर इंटेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है, अलग अलग होती है सबकी, ठीक है क्या। पर मॉडल में उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आता, ठीक है, या फिर है भी नहीं पूरा एक्सप्लेनेशन में उनका, ठीक है। ब्रॉड है, लाइट है, ठीक है, लेजर लाइट को भी तुमने छोड़ी, ठीक है, वाइड भी कर सकते, छोटी भी कर सकते, उसने देखा होगा तुम्हें, छोटा सा आता है टीम, पता है वैसे चमकाते थे पहले बचपन में, बड़ा छोटा कर सकते थे उसको, छोटा सा नोजल सामने में लगाया था, राइट। चलो उसके बाद थियोरेटिकल बेसिस पे क्या होता है, तो फोर्थ पॉइंट है मेरा यहाँ पे ए ऐड करना तुम लोग कि थियोरेटिकल बेसिस वीक है, क्या है, थियोरेटिकल बेसिस, बिकॉज़ तीनों के तीनों असम्पशंस में आने चाहिए थे बट नहीं आ रहे, तो व्हाट वी कैन से बोस ने बस उसमें किया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम क्वांटिजाइज होता है, ठीक है, एकदम क्वांटिजाइज होता है, ठीक है क्या, मतलब mvr is equals to h/2 क्लियर है। इसके assumption का साइंटिफिक रीजन बोहर ने नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली टोल्ड देम आफ्टर द फार्मूला कि above formula assumptions cannot explain by the scientific reason, क्लियर है, क्लियर है क्या, समझ में आ गए सारे के सारे, ठीक है। अब डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट की तरफ जाए, चलो अब डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिसको हम एक्सप्लेनेशन बोलेंगे डायरेक्टली डी ब्रोगली का, ठीक है। अब डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन में देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π है, ठीक है। अब तुम nh/2π ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम ही है, ठीक है, क्लियर। चलो सो इसका आंसर जो दिया, ये दिया है डीबी साहब ने, मतलब डी ब्रोगली साहब ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव्स हो। अब स्टैंडिंग वेव्स मतलब होता है स्टेशनरी वेव, ठीक है, वो डायग्राम के नीचे दिया है, स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन करके लिखा है डायग्राम पे ना, ठीक है। अब उसका स्टेशनरी वेव हमने बोला, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव की बात अगर करें तो 2π और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2π n into लैम्बडा होना चाहिए, 2π और इक्वल्स टू n into लैम्बडा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो कंडीशन जो रहेगी वो स्टैंडिंग के लिए रहेगी, किसके लिए रहेगी, स्टैंडिंग के लिए। लूप्स फॉर्म होंगे प्रॉपर, ये मेरे आड़े टेढ़े जैसे होगा ऐसे नहीं होंगे, प्रॉपर जो डायग्राम में दिए वैसे ही, ठीक है, ठीक है। तो 2π क्या है, आर्यन है ना, इक्वल टू 2 लैम्बडा n लैम्बडा है, बरोबर है क्या, क्लियर। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, h/p, ठीक है।
तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H by M दोनों अलग अलग है। ये कैसे है पता है ना, ये कैसे है पता है क्या, डायरेक्ट बताओ या करके बताओ। लैम्बडा n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये लैम्बडा n को इधर लेके आया तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर 2 पाई 2 पाई rn अपॉन, N ठीक है, एक ही n बचेगा, हाँ, ठीक है। अब इसको अगर वापस में लिख रहा हूं तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू H by P h बाय P p के साथ n भी रहेगा, क्या रहेगा, N ठीक है क्या, मतलब ही क्या होगा, H upon MBN v के साथ भी n रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में ले रहा हूं तो pn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन hn अपॉन, दोनों को साथ में लिया HN upon lambda 2 N पाई, RN ठीक है, क्लियर है क्या। और अगर मैं ln को इधर ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू द बेस फार्मूला तो pn rn होता है, ठीक है, क्लियर है क्या, मतलब ही nh अपॉन 2 2 pi पाई आ गया। एंगुलर मोमेंटम के लिए r से मल्टीप्लाई मारा है वहां पे, ठीक है क्या, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो p मल्टीप्लाइड बाय rn मतलब nh बाय rr यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा है या फिर करनी होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, nh बाय 2 पाई में आना पड़ेगा, क्लियर है क्या। तो रेडिएट करने के लिए उसी ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव मिलेगी, ठीक है, उसी ऑर्बिट में। उसके बाद है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, कोई टॉपिक छूटे तो बता देना, किया। देखो एटॉमिक न्यूक्लियस करके टॉपिक है जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है। एटॉमिक न्यूक्लियस किससे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से, बरोबर, ठीक है क्या। और मीनिंग क्या होता है उसका, स्मॉलर देन द एटम, उसको सब एटॉमिक बोलेंगे, बरोबर क्या। और कौन से पार्टिकल्स होते हैं उसमें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये दोनों टुगेदर आ गए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 21836, ये हमने देखा है, ठीक है, दिया है हमने एमपी लास्ट चैप्टर में, ठीक है क्या। एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने टाइम ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हमने उसके साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा था, राइट, क्लियर है क्या। तो ये तो थ्योरेटिकल चीज है। अब एटॉमिक नंबर को z से दिखाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन में बताया गया, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, मतलब क्या हो गया उसका एटॉमिक मास नंबर, न्यूक्लियस का मास नंबर बोल सकते हो, ठीक है क्या। और डिजाइन z से लेके m तक कुछ भी रह सकते हैं, n a से लेके z तक कुछ भी, ठीक है क्या, क्लियर है। इसलिए इसको हम जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं x a और z, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा रहता है, ठीक है क्या। जब तुमने कार्बन का भी देखा होगा, कार्बन का 12 रहता है, इधर क्या रहता है 6, ठीक है। ऑक्सीजन का O16 और इधर 8 रहता है ऐसा, ये दिया हुआ है इधर, ठीक है, H1, क्लियर है क्या। ये सारी बेसिक थ्योरी है जो तुम्हारी हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे कि आइसोटोप मतलब क्या होता है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में आई थिंक सो हुआ होगा, तुम हुआ है क्या, आइसोबार भी हुआ होगा, सेम मास नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलो, और आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बरोबर, हुआ ये। अब उसके तुमको वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, देखो उसके आगे में m ही दिया है 9.10, बाप रे बाप बहुत लंबा है, हम इसको न्यूमेरिकल्स में वैसे भी कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। साइज ऑफ न्यूक्लियाई के लिए फार्मूला दिया Rx r0 a टू द पावर में 1/3। Rx क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को Rx बोलते हैं, ठीक है। यस r0 की वैल्यू देख लो 1.2 × 10⁻15 है। अब बता रहा हूं तो न्यूमेरिकल्स में याद रखना। और डेंसिटी के लिए 4, ये तो पता ही होगा डेंसिटी का 4/3 पाई r क्यूब होता है करके, क्लियर है। न्यूक्लियर फोर्सेस है, इसके ऊपर कुछ आता नहीं है, ठीक है, बता देता हूँ। यू हैव लर्न दैट
4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑकर इन द नेचर। पता है क्या फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं? कहाँ पे चालू है? जो स्ट्रॉन्ग फोर्स 15.7.3 पेज नंबर 332 का न्यूक्लियर फोर्सेस। पता है कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है क्या? हाँ न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, पता है क्या? हाँ। ये सब बता चुका हूँ मैं पहले। नहीं, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा। फिजिक्स में नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में नहीं हुआ। अरे जॉक। मेरा नहीं। हाँ ये बोल सकता है। मैं उसके तरफ से बोला। अच्छा स्पोक्स पर्सन। हाँ। ले लूं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ब्रेक ले दो थोड़ा सा। 5 मिनट। बहुत ब्रेक हो गया, बैठ चुप नीचे। आप यहीं बहुत दूर। पॉज कर दे उसको। घूमते फिरते हम न्यूक्लियर तक पहुंच गए थे, अब न्यूक्लियस में जाते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? अभी तक के हम एटम के बारे में देख रहे थे, अब न्यूक्लियस में घुसना है, ठीक है? अब न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है? न्यूक्लियस कैसे बनता है? न्यूक्लियॉन्स, इससे बनता है। अब न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस मतलब ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों का रिपल्शन होगा तो दोनों बाहर निकलेंगे? नहीं निकलते, क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसकी वजह से नहीं निकलते। और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोल सकते हो तुम नेचर का। क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर व्हिच इज अ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? Nucleus force is the strongest force of the उसके थ्रू वो बाउंड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है? बाइंड होते हैं। बाइंड मतलब क्या? अब एनर्जी आती कहां से? ये दिया है हमें बाइंडिंग एनर्जी, दिख रहा है छोटा सा डायग्राम है, डब्बे जैसा, ठीक है? अगर मैंने आइसोलेट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस ऐड किए, ठीक है, क्या होगा? एक एटम लिया मैंने, ये एल्यूमिनियम है मेरा, इसमें नंबर ऑफ 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 26 है टोटल, ओके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? अब इन दोनों का अगर मास में निकालूंगा मैं, तो उसका मास ज्यादा मिलेगा जो एक्चुअल मास रहेगा उससे। एक्चुअल मास ऑफ द दिस वन एल्यूमिनियम, ठीक है? उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने निकाले अलग अलग, ठीक है, और उनको ऐड किया तो उससे वो ज्यादा मिलेगा, दो मास मिला के, ठीक है? अब उसका डिफरेंस जो है उसके मास का कन्वर्जन होता है एनर्जी में, ठीक है? और वो एनर्जी जो रहती है उस एनर्जी का तुम्हें न्यूक्लियर फोर्स मिलता है, समझ में आया? अब उसमें जो दिया हुआ है ये ऐसा दिख रहा है, ये है हमारा मास डिफेक्ट। क्या है? मास डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? मास डिफरेंस। मास डिफेक्ट मतलब डिफरेंस इन द मास, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास एंड द एक्चुअल मास व्हिच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक है? Z मतलब क्या होता है मैंने ये भी बताया, एटॉमिक नंबर, ठीक है? mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? प्लस वापस से Z मतलब एटॉमिक नंबर और मास ऑफ द न्यूट्रॉन मतलब m, स्मॉल n लेता हूं मैं बेसिकली, ठीक है? क्लियर है क्या? ऐसा दिया हुआ है, एक एक चीज दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? इसमें से एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम m, ठीक है? ये उसका एक्चुअल मास रहेगा। क्या हुआ? अबे कैपिटल n है z के जगह, सेकंड z के जगह। यहाँ पे क्यों? क्या? पता नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सेम ही रहेगा ना भाई, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम ही दिखाओगे तुम लोग, ठीक है? बाय मिस्टेक वो होगा, ठीक है? और एक ही एनर्जी रहती है न्यूक्लियर फोर्स के लिए, क्या रहती है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? तो E is equals to mc स्क्वायर जो है इसके साथ क्या लगेगा? डेल्टा लगेगा, ठीक है? क्या किया? m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है क्या? वही एनर्जी हमारे किस में रहती है? न्यूक्लियस में रहती है, ठीक है क्या? तो अगर Eb को मैं ऐसा डिफर कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा? Z एटॉमिक नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, फिर प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ मास ऑफ
n मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस एक्चुअल मास c स्क्वायर। समझ में आ गया अभी? ठीक है क्या? सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी रहती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू कितना रहेगा? Eb अपॉन मास नंबर, मतलब A से बता देंगे हम, ठीक है? क्लियर है? इसको मास नंबर बोलेंगे A को, ठीक है? चलेगा? अब जो डायग्राम दिए उसको देखो। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो डायग्राम की तरह ही दिखा हुआ है, ठीक है? स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, ठीक है? हाइड्रोजन हीलियम देखो दिख रहा है, लिथियम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तक जा रहा है तो वहां से बढ़ना चालू हो गई, ठीक है? कार्बन ऑक्सीजन सल्फर तक जैसे ही पहुंचा हो, फेरियस तक जाने तक के बढ़ रहा है, ठीक है? वापस से ऊपर से Fe के बाद में वापस से नीचे आना चालू हुआ है, ठीक है? Au सिल्वर के पास में देखो दिख रहा है, लिथियम के पास वो फ्लक्चुएट हुआ ऐसा। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर न्यूक्लियॉन की कम है तो न्यूक्लियॉन न्यूक्ली बॉन्ड होंगे एक में को, बरोबर? अगर न्यूक्ली है देन बाहर निकलने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है? और अगर बाहर निकले तो न्यूक्लियर फोर्स तोड़ देना, तभी बाहर आएंगे, बरोबर है क्या? लॉजिकली सोचो सारी चीजें, ठीक है? इमेजिन करके सोचो। तो जो उससे अगर तोड़ दिया तो न्यूक्लियर एनर्जी बाहर आएगी, और न्यूक्लियर एनर्जी अगर बाहर आ गई तो किसके फॉर्म में निकलेगी? तो ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, वो क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। तो इमिट करते हैं रेस को, ठीक है? रेडिएशन रेस जो भी बोलेंगे, ठीक है? अब वो किस फॉर्म में करते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको, देखो आगे जाओगे तो रेडियो एक्टिव डीके करते हैं, ये लिखा है, ठीक है? वही है अनस्टेबल न्यूक्लियर। वो आया किससे? पिछले वाले टॉपिक से। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है क्या? अब इसमें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या होते हैं तुम्हें पता होगा, 3 टाइप्स ऑफ ईस्ट, ठीक है क्या? याद है क्या मैंने बताया था? अल्फा डीका, बीटा डीका, क्या बोल रहा हूं, डीके, ठीक है क्या? डीके बताया ना कि डीके, वो डीके याद है? करो याद करो बेटा, याद करो, चल जाए। मैंने तुम्हें जब इंट्रोडक्शन दिया तब रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, किसने डिस्कवर किए थे? हमारे हिंदी सर ने। किसने किए थे? हिंद, ठीक है क्या? अब हिंदी सर ने टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के दिए थे, जिसमें अल्फा डीके था, बीटा डीके था और गामा डीके था, जिसके बारे में अभी भी देखना है, उसका मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन भी आपको बता दूंगा, ठीक है क्या? ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा बट चलेगा, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन से डीके बने, राइट? अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है? इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेट कन्वर्टेड टू स्टेबल न्यूक्लियाई बाय इमिटिंग सर्टेन रेडिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। डेफिनेशन समझ में आ गई? रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है? अब 3 टाइप्स ऑफ डीके रहते हैं मेरे पास, क्या है? अल्फा, बीटा और गामा डीके, ठीक है क्या? क्लियर है? अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है क्या? अब इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रेडियोएक्टिव डीके, ठीक है क्या? अब अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है, गामा डीके में क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है आपको? जब अल्फा डीके रहेगा, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है इनका। क्या होता है? 2 से कम। ये मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बताया था आपको, ऐसा लिखते हैं। अभी 2 से कम हो रहा है मतलब क्या होगा? A - 4, a - 4 Z - 2, z - 2, इधर कौन रहेगा? Y क्यों y? गामा प्लस अल्फा। समझ में आया? क्लियर है क्या? Am I? अब तुम सोचो क्या है? Y लिख रहा हूं। 9 का पोर्शन है ये। नेक्स्ट उसके बाद बीटा डीके में क्या होता है? सेम है। अब मैं लिखने रहा, डायरेक्ट बता, एक नहीं बढ़ता है, मास वैसे ही रहता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर 1 से प्लस होता है, ठीक है? वहां पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? और गामा डीके में क्या हो रहा है? कोई भी चेंज नहीं रहता, नो चेंज। क्या होता है? No change. बट इसमें एनर्जी निकलती कैसे? तो उसके लिए आपको आगे दिया हुआ है वो, ठीक है? लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके दिया हुआ है, ठीक है?
दिया है क्या, वो गैमा के लिए, ठीक है। उसके कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स रहते हैं, उसके थ्रू निकलती है, ठीक है। उससे ज्यादा रिलेट नहीं है वो, बट उसके थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा, ठीक है क्या। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के पहले इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर देता हूं ताकि थोड़ा सा तुम्हें स्टेबलाइज हो जाए। अल्फा डीके क्या होता है, इमिशन ऑफ एच न्यूक्लियस बोल सकते हो, क्या एच न्यूक्लियस, ठीक है क्या। उसमें क्या हो रहा है, जैसे 4 है 2 है एच ई, समझ में आ रही अल्फा के लिए, क्लियर है क्या। a -4 और z -2 समझ में आ रही, वो एच ई के लिए लिया आपने। बीटा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और Z+1 पॉजिट्रॉन जो रहेंगे, मतलब प्रोटॉन्स, वो क्या रहेंगे, इमिशन होगा उसका, सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाइस वर्सा चल देंगे। और गामा में क्या होगा, हाई एनर्जी फोटोन इमिशन होगा। तो हाई एनर्जी अगर इमिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नो चेंज, अभी तो बताया था, याद है क्या। उसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की तरफ। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, आरडीके। चलो अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके सुनो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब डीके होना मतलब क्या होता है रे, रेडिएशन निकलना। रेडिएशन निकलना मतलब डीके मतलब कम कम होते जाना, ठीक है क्या, क्लियर है क्या, याद रहेगा डीके मतलब क्या होता है, ठीक है। रेडिएशन निकलना, रेडिएशन निकलने से कोई भी चीज कम होगी, ठीक है, उसको डीके बोलेंगे। उसके ऊपर एक लॉ दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है क्या। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो डीएन मतलब होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, dn मतलब चेंज इन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, मतलब ही डिसइंटीग्रेशन हुआ। नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आर पार्टिकल्स हैविंग t, ठीक है। पार्टिकुलर इंस्टेंट ही बोलो चलेगा, विद टाइम dt, ओके। t तो पता है टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन दो इस पे डिपेंड है, dn किस पे, टाइम पे तो है, वो तो दिख रहा है, ठीक है। अभी करंट में कितना है और उसके बाद कितना है, दो चीजों पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा नहीं प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, क्या वो प्रोपोर्शनली लिखा है मैंने, देखो अल्फा जैसे लग रहा है क्या, अल्फा को भी वैसे लिखा, ऐसे लिखो, बड़ा लिखो, बड़ा, अबे बस चलेगा, क्लियर है। मैं बोल भी रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान क्या है जरा, वो लिखते समय फिर कंफ्यूज ओके। चलो डीके कितना ज्यादा होगा, जितना इस टाइम पे सब्सटेंस है। अगर अभी 100 है तो 100 से अगर छोटा छोटा कर करके 80 पे आ गया, फिर 30 पे आ गया, 40 पे आ गया, तो डीके हो गया कम। तो अभी का जो पॉइंट है करंट 100 वाला, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, और जाने वाले टाइम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो dn इज प्रोपोर्शनल टू -n ऑफ t dt, ठीक है, क्लियर है, पहले समझ में आया। सो dn इक्वल्स टू डीके कांस्टेंट लेंगे उधर, ठीक है। डीके कांस्टेंट के साथ में क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा, ठीक है क्या, डीके कांस्टेंट आ गया nt dt, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया हमने तो, ठीक है। अब जो आया है उसी का इंटीग्रल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा m नॉट a n, टाइम के साथ चेंज होता है nt, बरोबर, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, स्टार्टिंग में 0 है, तो dn अपॉन क्या होगा, nt पक्का, इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा dt माइनस लैम्बडा, लिमिट दो वापस से 0 टू t dt, क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद nt कितना होगा, log n, लॉग मतलब डायरेक्ट ही लगा दो, लैम्बडा t चलेगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा तोड़ताड़ करोगे तो आपको एक क्लास में फार्मूला दिया है एक्टिविटी का, दिख रहा है ए टी इज इक्वल टू, इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे माइनस मैक्सिमम dn बाय dt, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अरे है क्या? हाँ इज इक्वल टू लैम्बडा nt लैम्बडा nt nt equals to lambda n naught e to the power minus lambda t तो डायरेक्ट ही लिख दो भाई, लैम्बडा n नॉट e टू द पावर minus lambda t। माइनस लैम्बडा टी। क्लियर है क्या? क्लियर है? इसको एक्टिविटी का फार्मूला बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें जो जो चीजें आई है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। n नॉट मतलब क्या है मेरा? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, क्या? n क्या है मेरा? न्यूक्लियर रिमेनिंग जो भी बचे, ठीक है। लैम्बडा क्या है मेरा? डीके कांस्टेंट है, क्या है? डीके कांस्टेंट। उसके ऊपर ही हाफ लाइफ वाला एक फार्मूला है, नेक्स्ट टॉपिक आपका दिख रहा है क्या? अब वो भी बता देता हूं इधर ही। ऐसा एक एलिमेंट, क्या बोलूंगा मैं हाफ लाइफ को? पहले लिख लेता हूं, क्या लिखूं मैं? एलिमेंट हाफ लाइफ, हाफ ही है ना? हाफ लाइफ डीके रेडियो एक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है। चलो चलो हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जिसमें जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा, ठीक है, वो आधा हो जाएगा, ठीक है क्या? डीके से आधा, ठीक है। आधा डीके होगा और आधा हो जाएगा, ठीक है। डीके से आधा बोलने से अच्छा है कि डीके के कारण आधा आधा होगा, ठीक है, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब n नॉट है तो हाफ लाइफ में n नॉट बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा t, ठीक है। क्लियर है? सो t हाफ के लिए वैल्यू भी दी है आपको, t 1/2 का हाफ, बताओ 0.693 है क्या? है ऐसा कुछ? मतलब क्या हुआ इसका? बोलो बोलो बोलो। log 2 by lambda के आगे होगा, ठीक है, चलेगा? चलो तो हाफ लाइफ समझ में आ गया, इसमें किसी कोई डाउट है? एनीवन? खत्म? चल उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। कहाँ गया हाफ लाइफ? उसके बाद एक न्यूक्लियर फिजन करके सुनो क्या होता है। अगर हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करो दो मीडियम में, किसमें? किसमें? दो मीडियम तो एक होगा न्यूक्लियर, टू मीडियम न्यूक्लियर प्लस यूज एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। सो यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम उसको यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन में। फिजन मतलब क्या? मिक्स, ठीक है। चलो अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? टू लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। क्या होंगे? कंबाइन होंगे। कंबाइन मतलब मिक्स हो जाना, ठीक है। और उसके साथ में एनर्जी आएगी। सो ऑकर इन द सन एंड स्टार्स बोल सकते हैं एनर्जी के लिए, राइट? क्लियर है क्या? उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास क्या? न्यूक्लियर फिजन। ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर पता है क्या होता है? पता है क्या? नहीं, बता दूं? चेन रिएक्शन भी बता दूं? नहीं चेन रिएक्शन है, पता है? केमिस्ट्री का पता है, इसका इसका भी बता देता हूं। देखो यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर को ही हम परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। परमाणु बम पता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका? प्रोड्यूस एनर्जी बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर फिजन का जो था ना, पहले न्यूक्लियर फिजन इसलिए होता है, उसके पहले यूरेनियम था, पर न्यूक्लियर फिजन पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये एनर्जी यूज होती है तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? फ्यूल में यूरेनियम जो रहता है वो 335 रहता है, 335U, ठीक है, यूज्ड एज अ फ्यूल। बट यूजुअली अनरिच्ड जो यूरेनियम रहता है वो हायर परसेंटेज में हम देखेंगे तो 235 ही रहता है, ठीक है क्या? अब इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी याद रखो। फ्यूल रोड के लिए कंटेन होता है यूरेनियम, ठीक है। अब मॉडरेटर पे स्लो डाउन होता है न्यूट्रॉन्स, तो यूजुअली हेवी वाटर और ग्रेफाइट से,
क्लियर है? फिर कंट्रोल करता है रोड्स को, तो मेड अप ऑफ कैडमियम और बोरॉन बोल सकते हैं हम, ठीक है? कंट्रोल करता है रिएक्शन को, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री में हम चले जाएंगे, जिसको चेन रिएक्शन बोलते हैं यूजुअली, ठीक है? केमिस्ट्री में भूल जाएंगे हम फिजिक्स से, इसीलिए मैं उसको ये कर रहा था। ये 235 था मेरा U, क्लियर है क्या? प्लस अगर इसमें मैं N डाल दूं क्या हो जाएगा? 141 Br मतलब बोरॉन, बरोबर? सॉरी Ba, ये है क्या? ठीक है, बस इसके साथ में 92 Kr, क्रेटॉन पता है? Kr क्या होता है? तो क्रोमियम होता है क्या? पोटेशियम होता है Kr? के मतलब पोटेशियम। तो Kr क्या हुआ? यार कुछ होता है बहुत अच्छा। ठीक है क्या? क्लियर? अब सेफ्टी मेजर्स अगर देखें तो थिक कंक्रीट वॉल्स में क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे रेडिएशन और लीकेज को, ठीक है? क्लियर है? चलो उसके बाद जो दिया है मेरे पास में उसको मैं बता देता हूँ। वो दिया है चेन रिएक्शन जाननी है ना? हो गया ना? चेन रिएक्शन तो बताने थे बाबा, सपने में आ गई तो लास्ट वाला पैराग्राफ बता दो। पूरा ही बता देता हूँ भाई, छोड़ना नहीं है मेरे को। छोड़ के गए कंप्यूटर तो क्या मतलब है? एक छूट गया, क्या छोड़ा? एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव स्पीशीज, वो भी बता देता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन, वही तो बताया अभी। फ्यूजन बताया ना? तो न्यूक्लियर एनर्जी उससे पहले तो एक्सप्लेन किया था, देख उसमें क्या दिया है न्यूक्लियर एनर्जी में। देखो चेन रिएक्शन क्या होता है, चालू कर। अभी तक ही चालू था। ड्रामे कर रहे हैं। चलो डेफिनेशन क्या होगा न्यूक्लियर फिजन का, सॉरी इसका चेन रिएक्शन का? वी कैन से दैट इन अ न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम अगर 235 है तो ईच फिजन रिलीज न्यूट्रॉन्स 2 से लेके 5 के रेंज में एवरेज 2.7 रहेगा, राइट? सो दिस न्यूट्रॉन्स हिट्स अदर यू 235 यू ऑफ न्यूक्लियर, राइट? सो मोर फिजन होगा एंड मोर न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, करेक्ट क्या? सो दिस जो ऑर्डर रहेगा इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? चेन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेन रिएक्शन। इसके इफेक्ट क्या होंगे? नंबर ऑफ फिजन इंक्रीज होगी रैपिडली, क्लियर है? उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होगी वेरी क्विकली, ठीक है? तो एक्सप्लोजन के भी चांसेस अनकंट्रोल रहेंगे, ठीक है क्या? तो अगर कंट्रोल है, ठीक है, रिएक्टर्स भी है तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल लोड एब्जॉर्ब होगा, एक्सेस होगा और न्यूट्रॉन्स को प्रिवेंट करेगा रनवे रिएक्शन से, ठीक है? देखा है तुम लोगों ने रनवे, पता है? ग्लोबल एंड इंडिया के अगर फैक्ट्स बताओ तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से मोर देन 15 कंट्रीज में न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है? गूगल पे कर लेना है कभी बार अगर नहीं पता होगा तो। और इंडिया में नियर अबाउट 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जनरेटिंग पावर है, क्लियर है? चलो इन उसके बाद कौन सा छोटा बोला था भाई, बता दे तू तेरा वाला। एवरेज लाइफ ऑफ पेज नंबर 337, 337 पे हूं मैं। एवरेज लाइफ ऑफ स्पीशीज, अबे और इसमें टाउ वाउ लिया है ना इसलिए। देखो सबसे पहले टाउ मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है एवरेज लाइफ। क्या है? एवरेज टाउ जो दिया है तुमने बोला ना वो है एवरेज लाइफ। वो एक टॉपिक छूट गया था उसको ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? एवरेज लाइफ ऑफ, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, करेक्ट? या फिर एवरेज लाइफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ठीक है? तो टाउ जो दिया है वो क्या है? एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मींस क्या होता है? लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब टाउ क्या बोलेंगे हम उसको? लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियस। So for the definition we can say different nuclei of the same radioactive material decay at different times। मतलब क्या हो गया? Life at radioactive decays, ठीक है क्या? Definition और फार्मूला उनका definition से फार्मूला बना हुआ है। Tau is equals to मतलब क्या? Tau मतलब अभी बताया था मैंने, एवरेज लाइफ, ठीक है? Total life of nuclei upon total number of nuclei, क्या? Total life of nuclei, मैंने बोला था दोनों अलग रहते, अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, क्लियर? ये है उसका फार्मूला। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कैसे किया हुआ है देखो कि 0 से इंफिनिटी जा रहा है, पहला
T है, N नॉट है, E भी है इसके साथ, दिख रहा है क्या? क्लियर है? इसके पावर में माइनस वाई टी ये फार्मूला हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, लैम्डा टी नॉट वाई टी, ठीक है, इसके साथ dt रहेगा। क्लियर हो गई पहली कंडीशन? अपॉन इसके ही अपॉन में क्या रहता है? एन नॉट वापस से 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बोला है तो n नॉट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है क्या? क्या होगा? n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, क्लियर है? और इसके साथ क्या जुड़ेगा? dt, इसका ही मतलब हो गया 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है? लैम्डा मतलब क्या? कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट, और n नॉट मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? इसी का हाफ करते हैं तो रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ आ जाता है, वो भी टाउ में आता है, t1/2 जो आता है ना वो भी टाउ में आता है, t into t1 into, ठीक है क्या? क्लियर है? एवरेज लाइफ टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन डी के कांस्टेंट, लैम्डा। मतलब ये हो गया वो, समझ में आया? वो टॉपिक उधर कवर हुआ था, ठीक है क्या? इसलिए हाफ लाइफ जो रहती है वो रहती है 0.639 इनटू एवरेज लाइफ, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, मिलेंगे एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।